वेलकम बैक टू कपिल फिजिक्स क्लासेस। बच्चों उठा लीजिए फिर से कॉपी और पेन, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 9, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला टॉपिक है डिफॉर्मिंग फोर्सेस। बड़े ध्यान से आपको सुनना है बच्चों। किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई किए गए ऐसे फोर्स जो बॉडी की शेप और साइज को चेंज कर देते हैं, ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है बच्चों डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई किए गए वो फोर्सेस जो बॉडी की शेप और साइज को चेंज कर देते हैं, उन फोर्सेस को बोला जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। बच्चों अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस की। तो जो डिफॉर्मिंग फोर्स होती है ना, वो होती है 3 तरीके की, जिसमें से पहला होता है टेंसाइल डिफॉर्मिंग फोर्स, दूसरा होता है कंप्रेसिव डिफॉर्मिंग फोर्स, और तीसरा होता है शियर, या जिसका दूसरा नाम होता है टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स। अब ये किस तरीके से बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, किस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, उन चीजों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखेंगे बड़े ध्यान से। इधर मैंने माना कि यह है मेरे पास में एक बॉडी, और इस बॉडी के इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर मैंने एक फोर्स यहां से बाहर की तरफ ऐसे लगाया, और इस फोर्स को नाम दिया एफ। तो जब इस फोर्स को हम अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी की लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो होता ऐसा है, बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया वो फोर्स जो बॉडी की लेंथ को इंक्रीज करे, लेंथ को इंक्रीज करे, उस फोर्स को बोलते हैं टेंसाइल डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये हो जाएगा बच्चों पहला आपके लिए टेंसाइल डिफॉर्मिंग फोर्स, टेंसाइल डिफॉर्मिंग फोर्स। अब यदि मैं आपसे सेकंड कंडीशन में बात करूं, तो फिर से मैंने एक बॉडी ली। अब यदि मैं इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स इस तरीके से अप्लाई करूं, तो ये जो अप्लाइड फोर्स है ना, ये इस बॉडी की लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। बोले तो बॉडी को करेगा कंप्रेस। क्या करेगा बच्चों? कंप्रेस। तो कोई भी ऐसा फोर्स जो बॉडी की लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश करें, ऐसे फोर्स को बोलते हैं बेटा कंप्रेसिव डिफॉर्मिंग फोर्स, कंप्रेसिव डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये हो गया सेकंड टाइप फोर्स का। अब बात करते हैं थर्ड वन की। मैंने ये माना बेटा कि ये मेरे पास में बॉडी है। अब इस बॉडी पर मैंने यहां से ऊपर वाली सरफेस पर एक टेंजेंशियली ये फोर्स अप्लाई कर दिया। तो बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया वो टेंजेंशियल फोर्स, जब हम इस बॉडी के ऊपर इस फोर्स को अप्लाई करेंगे तो इसकी जो शेप है वो शेप चेंज होगी। ना तो लेंथ इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, सिर्फ इसकी क्या होगा, शेप चेंज होगी। तो होता ऐसा है बेटा, यदि हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स इस तरीके से अप्लाई करें कि वो फोर्स ना तो बॉडी की लेंथ को इंक्रीज करे ना करे डिक्रीज, केवल उसका जो साइज है उस साइज को क्या कर दे, बोले तो शेप है, उस शेप को क्या कर दे, चेंज कर दे, ऐसे फोर्स को बोलते हैं हम शियर या टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये हो जाएगा बेटा शियर फोर्स, शियर जिसका दूसरा नाम होता है टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये होती है बच्चों 3 तरीके की डिफॉर्मिंग फोर्सेस। बच्चों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस होती हैं वो जब बॉडी के ऊपर अप्लाई की जाती हैं तो बॉडी की शेप और साइज चेंज हो जाते हैं। तो अब होता ऐसा है, जब एक बॉडी जिसके ऊपर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप चेंज हुई, अब वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की कोशिश करती है। तो बॉडी जिस प्रॉपर्टी से भी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करती है ना, कर पाए या ना कर पाए वो बात अलग है, लेकिन जिस प्रॉपर्टी से वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की कोशिश करती है उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जिनकी हम शेप को चेंज कर दें लेकिन वो ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाती। तो जिस प्रॉपर्टी से बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाती उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लास्टिसिटी। बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस। बड़े ध्यान से आपको सुनना है, समझना है, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। देखिए इधर मैंने ये माना कि ये है मेरे पास में एक बॉडी, और इस बॉडी का जो ये अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने मान लिया कैपिटल ए है। अब मैंने क्या काम किया, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया कैपिटल एफ। तो जब हम इस बॉडी के ऊपर ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस बॉडी के अंदर एक फोर्स जनरेट होगा
जैसा कि आपने पढ़ा है न्यूटन थर्ड लॉ से हर एक एक्शन के लिए रिएक्शन होती है। तो ये तो हो गई अप्लाइड फोर्स। तो इसके अपोजिट में बॉडी के अंदर एक फोर्स डेवलप होगा जो इस अप्लाइड फोर्स का करता है अपोज, और ये जो फोर्स है इसे हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरनल रेजिस्टेंस, इसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब होता ऐसा है, जब हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी के अंदर जो डेवलप होता है फोर्स उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यदि हम बॉडी के अंदर डेवलप होने वाले इंटरनल रेजिस्टेंस में और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल एफ, ये बेटा न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन बराबर रिएक्शन होती है, तो ये अप्लाइड फोर्स के ही बराबर होता है। वैसे तो यदि इस इंटरनल रेजिस्टेंस में बॉडी के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर दें, तो जो भी हमें ये रेशियो मिलता है ना, इस रेशियो को स्ट्रेस बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रेस। और स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। बड़े ध्यान से आपको सुनना होगा, मैं एक बार फिर से बोलूंगा। जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स का अपोज करने के लिए बॉडी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है जो कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो यदि हम बॉडी के अंदर डेवलप होने वाले इंटरनल रेजिस्टेंस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर दें तो जो भी रेशियो निकलकर आता है उस रेशियो को ही स्ट्रेस बोला जाता है। और स्ट्रेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। अब बात करेंगे इसकी एसआई यूनिट के लिए। बड़े ही ध्यान से आप देखेंगे बच्चों, इधर ये है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बोले तो फोर्स, और फोर्स की एसआई यूनिट होती है क्या बच्चों? न्यूटन। अब नीचे है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस की जो एसआई यूनिट होती है ना, वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैं इस बात को यहां पर लिखता भी हूं कि इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ तो बच्चों अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के लिए। तो स्ट्रेस जो होती है ना, वो होती है बच्चों 3 तरीके की, जिसमें से पहला होता है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, और तीसरा होता है बच्चों शियर, या जिसका दूसरा नाम होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये होती है 3 तरह की स्ट्रेस। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में बॉडी के ऊपर किस तरह का स्ट्रेस जनरेट होता है। बड़े ध्यान से सुनना है बच्चों। देखिए इधर मैंने ये माना कि ये हमारे पास में बॉडी है। अब मैंने क्या काम किया, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया। अब जो फोर्स मैंने बॉडी के ऊपर ये अप्लाई किया, ये बॉडी की लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो ये जो अप्लाइड फोर्स है, मैं इसे बोल सकता हूं ये हो जाएगा टेंसाइल फोर्स। तो यदि हम बॉडी के ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करें तो टेंसाइल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस यहां पर जनरेट होगा उस स्ट्रेस को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पर जो फोर्स है वो लिया जाएगा टेंसाइल फोर्स Ft, और डिवाइड करेंगे उसमें इस बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि मैंने माना है कैपिटल A। तो कैपिटल A, तो स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब बात आती है टेंसाइल स्ट्रेस की तो सफिक्स में बेटा यहां पर T लगा देते हैं। तो ये हो गई टेंसाइल स्ट्रेस। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। यदि हम बॉडी के ऊपर अप्लाई किए गए टेंसाइल फोर्स में बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करें तो जो स्ट्रेस यहां पर जनरेट होती है उस स्ट्रेस को बोला जाता है टेंसाइल स्ट्रेस। अब हम बात करेंगे सेकंड कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए। मैंने फिर से यह माना कि ये मेरे पास में बॉडी है, और इस बॉडी के ऊपर मैंने इस बार जो फोर्स अप्लाई किया वो कुछ इस तरीके से है कि वो बॉडी को क्या करने की कोशिश करेगा? कंप्रेस। तो ये जो अप्लाइड फोर्स है मैं इसे बोल सकता हूं कंप्रेसिव फोर्स, जिसे मैंने Fc से रिप्रेजेंट किया। तो बच्चों होता ऐसा है, जब हम बॉडी के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं तो कंप्रेसिव फोर्स की वजह से जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस जनरेट होता है उस स्ट्रेस को बोला जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला इसका यहां बनेगा, स्ट्रेस के लिए नॉर्मली फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन यहां पर जो हमें फोर्स लेना है वो कौन सा होगा? कंप्रेसिव। तो मैंने लिखा Fc और डिवाइड बाई कितना आएगा? बॉडी का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि मैंने फिर से कितना लिया? A।
तो ये हो जाएगा F डिवाइडेड बाई A। लेकिन याद रखेंगे जो यहां पर ये फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, कंप्रेसिव। तो जो स्ट्रेस जनरेट होगा ना उसे सिग्मा C से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप के स्ट्रेस के लिए। बच्चों थर्ड टाइप का जो स्ट्रेस है जिसका नाम है शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस। आप जरा बड़े ही ध्यान से देखेंगे इधर, मैंने माना कि ये मेरे पास में एक बॉडी है, इस बॉडी की जो ये ऊपर वाली सरफेस होगी ना, सबसे ऊपर वाली टॉप वाली जो सरफेस होगी, इस सरफेस के लिए जो एरिया है वो मैंने कैपिटल ए ले लिया। अब मैंने क्या काम किया, एक फोर्स को इस बॉडी की ऊपर वाली सरफेस पर टेंजेंशियली अप्लाई किया ऐसे। तो ये जो फोर्स है जो मैंने यहां पर बॉडी की ऊपर वाली सरफेस पर अप्लाई किया है ये है टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा है बेटा, टेंजेंशियल फोर्स। तो होता ऐसा है जब हम बॉडी की सरफेस पर टेंजेंशियली कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो यदि उस टेंजेंशियली अप्लाई किए गए फोर्स में बॉडी के उस पार्ट के क्रॉस सेक्शनल एरिया से जहां पर वो फोर्स लगाया गया है उस एरिया से यदि डिवाइड कर दें तो जो रेशियो निकल कर आएगा ना उसे हम शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेस होती है उस शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, टाउ से। ये जो उल्टा जो सिंबल दिखाई दे रहा है ना इसे बोला जाता है टाउ। तो ये होती है बच्चों तीन तरह की स्ट्रेस। चलिए बच्चों बात करते हैं न्यू टॉपिक के लिए। इस बार आपका न्यू टॉपिक है स्ट्रेन। बड़े ध्यान से आपको सुनना है। होता ऐसा है बच्चों जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स की वजह से बॉडी की जो डायमेंशंस होती हैं वो धीरे धीरे चेंज होने लगती हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी बॉडी के ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया तो उस टेंसाइल फोर्स की वजह से बॉडी की जो लेंथ है वो क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी। यदि हम बॉडी के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करें तो उसकी जो लेंथ है, बॉडी की लेंथ है, वो धीरे धीरे क्या होगी बेटा, कम होगी। तो फोर्स अप्लाई कर देने से बॉडी की जो डायमेंशंस होती हैं वो इस तरीके से धीरे धीरे होती हैं चेंज। तो बच्चों यदि हम बॉडी की डायमेंशन में कितना चेंज आया, बोले तो चेंज इन डायमेंशन में, चेंज इन डायमेंशन में यदि हम बॉडी की उसी ओरिजिनल डायमेंशन से, कौन सी डायमेंशन से बच्चों, ओरिजिनल डायमेंशन से डिवाइड कर दें तो जो रेशियो निकल करके आता है ना बच्चों उस रेशियो को बोला जाता है स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से। अब क्योंकि आप जानते हो ऊपर लिखा है चेंज इन डायमेंशन, बेटा बड़े ध्यान से आपको देखना है, निगाहों को इधर उधर ना भटकाएं, कोशिश करें यहां देखने की और चीजों को समझने की, समझे। देखिए इधर क्योंकि ऊपर लिखा है चेंज इन डायमेंशन, मान के चलो आपने जो ऊपर वाली डायमेंशन है वो लेंथ में चेंज लिया तो चेंज इन डायमेंशन ऊपर वाली जो लिखी हुई चीज है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। अब नीचे वही आपको ओरिजिनल डायमेंशन लिखनी है तो सेम एसआई यूनिट नीचे वाली की भी होगी और जब दोनों में डिवाइड करोगे तो एसआई यूनिट बचेगी ही नहीं। तो ये जो बेटा स्ट्रेन है ना ये एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती। तो मैं इस बात को यहां पर लिखता भी हूं कि नो एसआई यूनिट, नो एसआई यूनिट। ये है बेटा स्ट्रेन की कहानी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन जो होती है बच्चों वो होती है 4 टाइप्स की। कितने टाइप्स की, 4 टाइप्स की। पहले मैं नाम बताता हूं फिर सारी चीजों को एक्सप्लेन भी करूंगा। स्ट्रेन का पहला टाइप होता है टेंसाइल स्ट्रेन। कौन सा बच्चों, टेंसाइल स्ट्रेन। दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन। और जो थर्ड होता है वो होता है बच्चों शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेन, शियर या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन। और इसका लास्ट जो 4th टाइप है वो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अब मैं आपको यह समझाऊंगा कि किस कंडीशन में बॉडी के ऊपर किस तरह का स्ट्रेन जनरेट होता है। बड़े ध्यान से आपको सुनना है। चलिए बात करते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेन के लिए। ध्यान से देखेंगे जरा इधर। होता ऐसा है, मान लीजिए ये है मेरे पास में एक बॉडी, इस बॉडी की जो ये ओरिजिनल डायमेंशन है, यहां पर जो डायमेंशन है वो मैं लेंथ लेकर के चल रहा हूं। इसकी जो ओरिजिनल डायमेंशन बोले तो लेंथ है वो एल है। अब मैंने इस बॉडी के ऊपर एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया जिसे मैंने नाम दिया एफ और सफिक्स में लगा दिया ये टी। तो जब मैं इस बॉडी के ऊपर ये टेंसाइल
फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसकी जो ये डायमेंशन है लेंथ, ये हल्की सी क्या होगी बेटा, इंक्रीज। तो मैंने मान लिया इसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट आया है, ये जो इंक्रीमेंट है ये है डेल्टा एल। कितना है बेटा, डेल्टा एल, और ये है इंक्रीमेंट इन लेंथ। तो अब यदि हम इस डेल्टा एल, ये डेल्टा एल यहां पर काम करेगा चेंज इन डायमेंशन का, और डायमेंशन भी यहां पर क्या ली गई है, लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपॉन में आती है ओरिजिनल डायमेंशन, और ओरिजिनल डायमेंशन क्या है, एल। तो डिवाइड बाई कर देंगे एल। तो ये जो रेशियो है ना, इस रेशियो को बोलेंगे स्ट्रेन, लेकिन स्ट्रेन भी कौन सा होगा, टेंसाइल स्ट्रेन। तो ये इसे रिप्रेजेंट करते हैं ई और सफिक्स में टी से। तो ये कहानी थी टेंसाइल स्ट्रेन की। अब हम बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेन के लिए। किसके लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेन के लिए। फिर से मैंने माना कि इस बॉडी की जो लेंथ है वो एल है बच्चों, लेकिन मैंने इस बार बॉडी के ऊपर जो यहां पर ये फोर्स अप्लाई किया है, ये है बेटा कंप्रेसिव फोर्स, जिसे हम एफ और सफिक्स में सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से इसकी जो लेंथ है वो फिर से चेंज होगी, लेकिन इस बार जो चेंज आएगा वो डिक्रीजिंग होगा, मतलब बॉडी की लेंथ को करेगा कम। अब इसकी लेंथ जो होगी कम, तो ये मैंने मान लिया लेंथ में जो चेंज आया है वो है बेटा इसमें डेल्टा एल। बस डिफरेंस क्या है, यहां पर लेंथ इंक्रीज हुई थी और यहां पर क्या है बेटा, डिक्रीज हो रही है। तो अब यदि हम फिर से डेल्टा एल में एल से ही डिवाइड कर दें, लेकिन याद रखेंगे यहां पर जो डेल्टा एल हमने यूज किया है वो कौन से फोर्स की वजह से है, कंप्रेसिव फोर्स की वजह से। तो कंप्रेसिव फोर्स की वजह से जो डायमेंशन में चेंज आया उसमें ओरिजिनल डायमेंशन से आप डिवाइड कीजिए, तो जो भी रेशियो निकल कर आएगा उसे बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेन। और कंप्रेसिव स्ट्रेन को ई और सफिक्स में सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ई और सफिक्स में सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे आपसे शियर स्ट्रेन की, शियर स्ट्रेन की। तो बच्चों मान लीजिए ये हमारे पास में एक बॉडी है, मैंने इस बॉडी को नाम दिया है ए, बी, सी और डी, ये इस तरीके से रखी हुई है। अब मैंने क्या काम किया, इस बॉडी के ऊपर यहां पर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया इस तरीके से। जब ये टेंजेंशियल फोर्स हम बॉडी पर अप्लाई करेंगे तो ये जो बॉडी का पॉइंट बी है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस होकर थोड़ा आगे जाएगा। तो अब ये जो पॉइंट बी है यहां से डिस्प्लेस होगा, और इसकी ये साइड यहां से डिस्प्लेस होकर यहां तक पहुंच जाएगी, बोले तो बी डैश तक पहुंची है बच्चों। कहां तक पहुंच चुकी है वो, बी डैश तक। तो अब होगा ऐसा, अब इसकी जो ओरिजिनल ये साइड थी वो पहले यहां थी ए बी, लेकिन इस टेंसाइल फोर्स ने उसे यहां से डिस्प्लेस करके बी से बी डैश तक पहुंचा दिया, और ये वाला जो पॉइंट है सी, ये भी यहां से डिस्प्लेस होकर आगे चला जाएगा। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी डैश। अब ये साइड अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना एंगल डिस्प्लेस हुई वो मैंने फाई मान लिया बेटा। कितना मान लिया, फाई मान लिया। बड़े ध्यान से देखिए बच्चों इधर, जब हम बॉडी के ऊपर ये शियर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से इसकी जो साइड होती है वो हल्की सी डिस्प्लेस हो जाती है। तो फोर्स की डायरेक्शन में, बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, उस डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना किया, बी से बी डैश तक का, उस डिस्प्लेसमेंट में यदि उसकी ओरिजिनल साइड जो थी ए बी से डिवाइड कर दें तो जो रेशियो आता है ना, इस रेशियो को बोलते हैं बच्चों शियर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन। और इसे ई और सफिक्स में एस से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब आपको यह भी पता है यदि ये एंगल फाई है तो यहां पर ये बी बी डैश काम करेगा परपेंडिकुलर का, और ये ए बी काम करेगा किसके लिए, बेस का। तो उस कंडीशन में ये जो चीज है ये वाली, ये इस चीज को बेटा हम टेन फाई भी कह सकते हैं, टेन फाई। तो शियर स्ट्रेन को इसमें से दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज करके हम शियर स्ट्रेन फाइंड कर सकते हैं बच्चों। अब बात करेंगे स्ट्रेन का लास्ट टाइप, जिसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बड़े ध्यान से आपको देखना है बच्चों। अब मैंने ये माना कि यह है हमारे पास में एक बॉडी, इस बॉडी का अभी अपना ओरिजिनल वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा। तो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना मान लिया मैंने, v। अब मान के चलो इस बॉडी के ऊपर चारों तरफ से फोर्स अप्लाई कर दिए गए, तो उस चारों तरफ से जब फोर्स अप्लाई होंगे तो ये बॉडी हल्की सी कंप्रेस होगी चारों तरफ से, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम हल्का सा क्या हो जाएगा, कम। तो मैंने माना जब हमने चारों तरफ से बॉडी पर फोर्स अप्लाई किए तो बॉडी के वॉल्यूम में जो चेंज आया है ना बच्चों,
वो है डेल्टा वी, डेल्टा वी। तो अब यदि हम बॉडी के चेंज इन वॉल्यूम में ओरिजिनल वॉल्यूम वी से डिवाइड कर दें तो जो रेशियो निकल कर आता है ना, उस रेशियो को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ई और सफिक्स में वी से, ई और सफिक्स में वी से। ये होती है बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये होती है बच्चों 4 टाइप्स की स्ट्रेन। हाँ तो बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। बात करते हैं आज के पहले न्यूमेरिकल की। अब क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है मैं एक्सप्लेन करता हूं, बड़े ध्यान से आपको सुनना है बच्चों। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास में एक स्टील केबल है और उस स्टील केबल का जो रेडियस है वो 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है। उस स्टील केबल से हमने एक चेयर को हवा में बांध करके हैंग कर दिया। अब वो केवल मैक्सिमम 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस झेल सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि ये जो केबल है जिसका रेडियस इतना है और वो स्ट्रेस इतनी झेल सकता है, वो मैक्सिमम लोड कितना झेल पाएगा, मैक्सिमम लोड कितना झेल पाएगा। क्योंकि बच्चों होगा ऐसा, जब उसके ऊपर हम लोड अप्लाई करते जाएंगे ना तो एक टाइम पर वो ब्रेक हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि मैक्सिमम लोड बोले तो फोर्स, वो कितना झेल पाएगा। तो मैंने उसको लिखा बेटा वो F इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, आपको F फाइंड करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा इक्वल्स टू F अपॉन कितना A। अब यहां से F की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इनटू में कितना A। अब आपको पता है जो सिग्मा है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8। बात करेंगे एरिया की, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 8 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14। बात करेंगे रेडियस की, अब रेडियस दे रखी है सेंटीमीटर में लेकिन होनी चाहिए मीटर में, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 और सेंटीमीटर के बन जाएंगे मीटर। तो जब उसे यहां पुट करोगे तो ये बन जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में फाइनली जो आंसर आएगा निकल कर वो होगा 7.07 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। तो ये होगा बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस आपको हम करा रहे हैं ये आपको कॉपी पर भी लिख करके देखने हैं और आज की इस वीडियो में हम लास्ट करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कपिल फिजिक्स क्लासेस को और हमारी इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी इनका बेनिफिट्स ले सकें। थैंक्स।